हाँ जी, नमस्कार साथियों, गुरुकुल बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 जीव विज्ञान और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है वंशागति का आणविक आधार और आज अपना जो टॉपिक रहेगा इसी का टॉपिक रहेगा जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग और डीएनए पैकेजिंग को हम 2 भागों में बाँट के चलेंगे और अपनी एनसीईआरटी में 2 भागों में ही दे रखा है, ठीक है ना? एक तो पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में, दूसरा पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में। आगे बात समझ में? चलिए, तो चलते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये मान लो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक नहीं है। क्या नहीं है? केंद्रक नहीं मिलेगा। अस्पष्ट केंद्रक न होने के कारण इसमें जो डीएनए होता है ना वो क्या होता है? फैला होता है, फैला हुआ होता है। अब ये फैला हुआ होता है लेकिन इसकी एक खास बात है कि पूरी कोशिका के अंदर नहीं फैला होता है, कुछ एक मात्रा में ये कोशिका के अंदर फैला हुआ होता है। इसमें ऋण आवेशित डीएनए कुछ धन आवेशित प्रोटीन के साथ में जुड़कर निश्चित स्थान पर व्यवस्थित हो जाता है। अब देखो ये जो डीएनए मान लो ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये डीएनए, अब यहाँ पर कुछ प्रोटीन है। क्या मिल रहे हैं? कुछ प्रोटीन मिल रहे हैं, ये प्रोटीन। अब इन प्रोटीन के साथ भी ये डीएनए जुड़ रहा है और जुड़ करके एक निश्चित स्थान के ऊपर अपनी संरचना बना रहा है और एक निश्चित स्थान पर संगठित हो गया। आगे बात समझे? अब इसी संरचना को हम क्या बोलेंगे? केंद्रकाप या न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो याद रखोगे ये इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए का नाम क्या है? तो इसका नाम है केंद्रकाप, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। और ये किसमें मिलेगा? तो ये ऋण आवेशित डीएनए है ये एक प्रकार का, और किससे जुड़ा होगा? धन आवेशित प्रोटीन से। पर खास बात यह है कि खास बात यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है ना, उस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। तो ये डीएनए कैसा होगा? वर्ताकार होता है, द्विरज्जुकी होता है। ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं नग्न डीएनए। क्या बोलते हैं? नग्न डीएनए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? तो जीनोफोर या केंद्रकाप या न्यूक्लियोइड, इसको क्या बोलेंगे? नग्न डीएनए के नाम से भी बोलेंगे। अब देखो डीएनए ऋण आवेशित कण है। डीएनए क्या है? ऋण आवेशित है क्योंकि इसके अंदर क्या मिलेगा? फास्फोरस मिलेगा और फास्फोरस के कारण ये कैसा इसके ऊपर जो आवेश मिलेगा वो ऋण आवेश मिलेगा, ठीक है? अब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग। पहली बात तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मिलेगा तो एक जटिल प्रक्रिया होगी क्योंकि जटिल प्रोसेसिंग होगी। आगे बात समझे? दूसरी बात, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में धन आवेशित क्षारीय प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिस्टोन्स प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। ये भी ध्यान रखोगे। पहले 2 पॉइंट ये बता दी मैंने। अब देखो एक तो क्या मिलेगा? सुस्पष्ट केंद्रक मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन है ना, इसका जो आवेश होता है ना, इसकी पार्श्व श्रृंखला पर पाए जाने वाले अमीनो अम्ल के ऊपर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोन प्रोटीन का आवेश किसके ऊपर निर्भर करता है? कि इसकी पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला का मतलब इसकी साइड की जो श्रृंखला होती है उनके ऊपर जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। और हिस्टोन प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो अम्ल कौन से? क्षारीय अमीनो अम्ल है। और ये कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन। ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखोगे। हिस्टोन प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से हैं? अमीनो अम्ल कौन से हैं? तो लाइसिन और आर्जिनिन है, ठीक है? अब देखो हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होंगे? 5। H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 प्रकार होगी। अब देखो H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 अणु आपस में मिलकर के कोर हिस्टोन या ओक्टामर या हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं है? मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब इस हिस्टोन प्रोटीन की संरचना की बात करते हैं तो इसके अंदर H1 को छोड़ दो, बाकी कौन कौन है? H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 तो आगे हो गए और 4 इनके पीछे, यानी कि इसके पीछे भी H2A है, इसके पीछे H2B है, इसके पीछे H3 है और इसके पीछे H4 है। ये 8 हो गए टोटल। ये 8 मिलकर के हिस्टोन ओक्टामर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हिस्टोन ओक्टामर का, ठीक है? फिर भी समझ में नहीं आया तो इस डायग्राम को देखो कि ये हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम है और इस न्यूक्लियोसोम के अंदर या ये हिस्टोन प्रोटीन है। मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है, न्यूक्लियोसोम नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन में H2A, H2B, H3 और H4 4 तो ये हो गए और 4 इनके पीछे, टोटल कितने होंगे? 8 हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार मिलकर के इसकी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे कोर हिस्टोन या ओक्टामर या हिस्टोन अष्टक, ठीक है? अब देखो
अब इस ये हिस्टोन प्रोटीन बन गया। अब इसमें कौन सा हिस्टोन प्रोटीन का कौन सा प्रकार नहीं है, तो H1 नहीं है। H1 क्या है, अलग है। आगे बात समझे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो संरचना बनी, इस संरचना पर ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन आ गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया। अब इस प्रोटीन के चारों ओर डीएनए लिपटा होता है। ये डीएनए इस प्रकार कुंडली कुंडली के रूप में लिपटा होगा। अब याद रखो कि इसका कुंडलन ये दो ही होता है, इसका जो घुमाव होता है ना, दो ही होता है। यानी देखो, एक तो ये हो गया इसका घुमाव, दूसरा ये हो गया। तो ये याद रखोगे, हिस्टोन पर डीएनए का घुमाव 2 बार होता है, जिसमें 200 सार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। अब यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ये यहां पर देखो, ये हिस्टोन हो गया, ये डीएनए हो गया। अब इस डीएनए के ऊपर ये डीएनए का घुमाव हो गया, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके ऊपर डीएनए का घुमाव हो गया। अब इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी सार की संख्या कितनी है, 200। कितनी है, 200। अब ये जो पूरी संरचना बनी है ना, ये वाली पूरी संरचना, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन भी है और इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो ये पूरी संरचना क्या है, न्यूक्लियोसोम। बोर्ड 2026 के अंदर, राजस्थान बोर्ड 2026 में ये डायग्राम पूछा है कि न्यूक्लियोसोम के नामांकित संरचना बनाइए, ठीक है ना। तो ये देखिए, बोर्ड 2026 के अंदर ये प्रश्न पूछा कि एक न्यूक्लियोसोम की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 2026 के अंदर पूछा। 2025 सप्लीमेंट्री में ये क्वेश्चन पूछा कि डीएनए आवेशित अणु है, डीएनए कैसा, ऋण आवेशित अणु है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको। अब देखो, इस घुमाव को रोकने के लिए H1 हिस्टोन प्रोटीन लिंकर हिस्टोन प्रोटीन के रूप में जुड़ा होता है। आपको सीधा यहां से कुछ भी नहीं समझना है, ठीक है ना। आपको क्या समझना, आपको ये समझना है, सबसे पहला ये हिस्टोन प्रोटीन है और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ओक्टामर है, यानी इस हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ, ओक्टामर से। ओक्टामर या हिस्टोन अष्टक से, क्योंकि इसके अंदर H2A, H2B, H3, H4, इनकी सबकी दो दो उप इकाई है, दो दो उप इकाई है, तो टोटल कितनी होगी, 8 होगी। अब इसके ऊपर क्या है, प्रोटीन, इसके ऊपर क्या है, डीएनए। जो डीएनए है वो इस प्रकार लिपटा हुआ है। अब डीएनए का घुमाव कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है, 2 बार। देखो, एक घुमाव ये हो गया, एक घुमाव ये हो गया, दूसरा घुमाव यहां से ये हो गया। इस घुमाव के अंदर डीएनए का जो घुमाव है, इसके अंदर कितने नाइट्रोजनी सार है, 200 नाइट्रोजनी सार। अब देखो, इस हिस्टोन प्रोटीन से ये डीएनए नीचे ना खिसके या ऊपर नीचे ना हो, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ के रखता है कौन सा, हिस्टोन H1 प्रोटीन। कौन सा, H1 हिस्टोन प्रोटीन, जो पीछे बच गया था। 4 तो यहाँ आ गए, तो एक पीछे बच गया, 5वां। ये क्या कर रहा है, इनको जोड़ के काम कर रहा है। तो ये लिंकर का काम कर रहा है। लिंकर का मतलब हो गया इनको जोड़ने का काम कर रहा है। आगे बात समझे, इस प्रकार की ये संरचना क्या होगी, न्यूक्लियोसोम। इस प्रकार के बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के, बहुत सारे, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के आपस में एक संरचना बनाते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन हो गए। अब देखो, ये यहाँ पर ये जो डीएनए है ना, ये आपस में जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। तो ये ध्यान रखोगे। इस घुमाव को रोकने के लिए H1 हिस्टोन प्रोटीन लिंकर हिस्टोन प्रोटीन के रूप में जुड़ा होता है। केंद्रक में एक के बाद एक न्यूक्लियोसोम की श्रृंखला बनती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये क्या है, क्रोमेटिन। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, तो क्रोमेटिन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसके अंदर मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा इसके अंदर मिलेगा डीएनए। क्या मिलेगा, डीएनए। और डीएनए का क्या मिलेगा, घुमाव मिलेगा। और कितना, एक हिस्टोन अणु के ऊपर या एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए का घुमाव होता है, उसमें कितने कितने नाइट्रोजनी सार पाए जाते हैं, तो 200 नाइट्रोजनी सार पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको केंद्र के अंदर देखते हैं, तो ये हमें ऐसे दिखाई देता है, जैसे मान लो कि ये केंद्र है, कोशिका है, ये कोशिका का केंद्र का गया, ये केंद्र का गया, और इस केंद्र के अंदर हमें कुछ इस प्रकार की संरचना मिलेगी, और ऐसे नजर आएगी जैसे इसको कोई मोती है, और ये मोती है और एक माला के ऊपर, यानी कि डोरी के ऊपर, डोरी के अंदर बंधे हुए हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, डोरी पर बीड्स बोलेंगे। डोरी पर बीड्स का मतलब क्या, बीड्स का मतलब क्या हो गया, मोती या गांठे। आगे बात समझे, तो ये इस रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डोरी पर बीड्स के रूप में पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। तो क्रोमेटिन संघनित होकर के कोशिका विभाजन के कौन सी अवस्था, मेटाफेज या मध्य अवस्था के दौरान गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। यही क्रोमेटिन संघनित होगा और कोशिका विभाजन की जब प्रोसेसिंग होगी ना, तो उसकी मध्य अवस्था के दौरान ये गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु, देखो, इस क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ अन्य प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं NHP, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, लेकिन ये पैकेजिंग में काम आते हैं, ठीक है। अब देखो, केंद्रक में क्रोमेटिन 2 प्रकार के होते हैं।
ये क्रोमेटिन कितने प्रकार के दो होंगे? एक तो होता है यूक्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं और ये अनुलेखन में भाग लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन से क्रोमेटिन जो होते हैं वो ढीले ढाले बंधे होते हैं। देखो ये यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखो, ये जो क्रोमेटिन है ये इस प्रकार के, ये वाले, ये कैसे है? ढीले ढाले हैं। तो ढीले ढाले हैं, एक तो हल्के अभिरंजित होते हैं, इनको जब अभिरंजित किया जाता है तो हल्के अभिरंजित होते हैं और ये अनुलेखन इकाई में भाग नहीं लेते। अनुलेखन का मतलब होता है कि ये आरएनए बनाने में भाग नहीं लेते। दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन जो होते हैं वो दृढ़ता के साथ में बंधे होते हैं और गहरे अभिरंजित होते हैं और ये अनुलेखन में भाग नहीं लेते। अब देखो ये यहाँ पर देखो मैंने गहरे बना रखे, ये इस प्रकार के, ये मोड़ वाले, तो यहाँ पर ये क्या गहरे बना रखे, तो ये कौन सा हो गए? ये है आपके हेट्रोक्रोमेटिन हो गए। कौन सा हो गया? हेट्रोक्रोमेटिन। तो प्रश्न पूछा गया 2026 के अंदर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, वे कहलाते हैं। तो आप इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? यू क्रोमेटिन। क्या हो जाएगा? यू क्रोमेटिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ढीले ढाले बंधे होते हैं। ठीक है, तो डीएनए पैकेजिंग बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा। दो चीजें याद रख लो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियोइड और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियोसोम, बस इतना याद रखो। अब इनकी संरचना आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अब है डीएनए कुंडली की लंबाई ज्ञात करना। डीएनए कुंडली की क्या ज्ञात करना? लंबाई। देखो डीएनए कुंडली की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहां से इंपॉर्टेंट कर लेना, ये दोनों तीन चीजें बताऊंगा मैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। डीएनए की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो डीएनए की लंबाई ज्ञात करने के लिए कुल सार युग्म चाहिए, यानी कि उस कोशिका के अंदर कितने सार युग्म है। जैसे मानव कोशिका की मैंने बात बताई थी, मैंने कहा मानव कोशिका की द्विगुणित कोशिका है तो उसके अंदर सार युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.6 इंटू 10 की घात 9 हो जाएगी। आगे बात समझे। और सार युग्मों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो पता है 0.34 नैनोमीटर होती है। आगे बात समझे। ये सार युग्मों, दो सार युग्मों के मध्य की दूरी हो गई, तो इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? डीएनए की लंबाई पता चल जाएगी। देखो प्रश्न है, मनुष्य में डीएनए की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मनुष्य में कुल सार युग्म कितने? 6.6 इंटू 10 की घात 9। दो सार युग्मों के मध्य की दूरी कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। अब एक नैनोमीटर का मान कितना होता है? 10 की घात -9 होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.34 इंटू 10 की घात -9। आगे बात समझे। अब फॉर्मूला क्या अपना? डीएनए की लंबाई कुल सार युग्म कितने होगी? 6.6 इंटू 10 की घात 9। दो सार युग्मों के मध्य की दूरी कितनी होगी? 0.34 इंटू 10 की घात -9। अब -2 ये कट गया, तो पीछे अपना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान कितना आ गया? 2.2 मीटर। आगे बात समझे। तो मनुष्य में डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। अगर मान लो आपको कुल सार युग्म ज्ञात करना है, तो सार युग्म को बाहर निकाल लो। सार युग्म को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डीएनए की लंबाई बटा दो सार युग्मों के मध्य की दूरी। अब ये दो सार युग्मों के मध्य की दूरी मैंने बताई थी, मैंने जब आपको डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ाया था उसके अंदर ये चीज पढ़ाई थी कि डीएनए के अंदर दो जो सार युग्म होते हैं, एक सार युग्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इनके बीच की जो दूरी होती है ना वो 0.34 नैनोमीटर होती है। जबकि एक पूरी पिच की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरी पिच के अंदर कितने 10 नाइट्रोजनी सार पाए जाते हैं। तो 10 नाइट्रोजनी सार को 0.34 से गुणा कर लो तो कितने हो जाएंगे? 3.4 नैनोमीटर। तो इस पूरी पिच की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है। ठीक है, चलो अब प्रश्न देखो। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यदि ई कोलाई में डीएनए की लंबाई 1.36 नैनोमीटर है तो ई कोलाई में कुल कितने सार युग्म होंगे? देखो ये सार युग्म पूछा आपकी बार। ई कोलाई में डीएनए की लंबाई कितनी है? 1.36 नैनोमीटर। अब सीधी सीधी बात, इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10 की घात -3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1.36 इंटू 10 की घात -3 मीटर। दो सार युग्मों को के मध्य की दूरी कितनी होगी? 0.34 इंटू 10 की घात -9। आगे बात समझे। अपना फॉर्मूला रखते हैं, कुल सार युग्म डीएनए की लंबाई बटावा दो सार युग्मों को के मध्य की दूरी। डीएनए की लंबाई कितनी? 1.36 इंटू 10 की घात -3 और नीचे सार युग्मों को के बीच की दूरी रख दी। इनको काट कटा करके जब अपना मान आता है तो वो आता है 4 इंटू 10 की घात 6। आगे बात समझे। आपको ये प्रश्न बोर्ड नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से कोई बोर्ड कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको ये करने आने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न भी अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। अब एनसीईआरटी में कहां दे रखे? तो एनसीईआरटी को अगर सही ढंग से पढ़ते हैं तो बीच के अंदर छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन दे रखे। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की किताब में से उठाए। चलो, एक स्तनधारी कोशिका में न्यूक्लियोसोम की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब की बात न्यूक्लियोसोम की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है एक हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर एक डीएनए का 2 बार घुमाव होता है, ये 2 बार घुमाव हो गया। और इस घुमाव के अंदर कितने नाइट्रोजनी सार मिलेंगे? 200 नाइट्रोजनी सार मिलेंगे। तो एक न्यूक्लियोसोम में सार युग्मकों की संख्या कितनी है? 200 है। कुल सार युग्मकों की संख्या कितनी है? मनुष्य के अंदर पूछते, स्तनधारी कोशिका तो पूछे, मनुष्य ही पूछ ले मान लिया तो 6.6 इंटू 10 की घात 9। आगे बात समझे। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला है
न्यूक्लियोसोम की संख्या ज्ञात करना है तो कुल सार युग्मकों की संख्या कितनी है? कुल सार युग्मकों की संख्या 6.6 इंटू 10 की घात 9। एक न्यूक्लियोसोम में सार युग्म की संख्या कितनी होगी? 200 की। तो 6.6 इंटू 10 की घात 9 बटा 200 मान रख दिया। तो ये इनको काट बटा करके अपना मान जो आता है वो आता 3.3 इंटू 10 की घात 7। आगे बात समझे तो एक स्तनधारी कोशिका में न्यूक्लियोसोम की संख्या कितनी मिलेगी? 3.3 इंटू 10 की घात 7। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है आनुवंशिक पदार्थ की खोज। देखो अब यहाँ से अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम भी आएंगे, सन भी आएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं 1926 में आनुवंशिक वंशागति के आणविक आधार की खोज हो चुकी थी और 1926 तक वैज्ञानिक यही मानते हैं कि वो आनुवंशिक पदार्थ जो है ना वो कौन सा है? प्रोटीन है। अब वैज्ञानिकों को ये पता लगाना है कि वो आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होता है, तो उसका पता लगाने के लिए फिर प्रयोग किए गए थे। तो मेंडल, सटन, बोवेरी, मॉर्गन इन्होंने जो भी प्रयोग किए थे, इनकी खोज के आधार पर तो यही स्पष्ट हुआ कि गुणसूत्र अधिकतर कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन अब गुणसूत्र के अंदर कौन सी वो संरचना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और अपना प्रभाव दिखाती है, तो उसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो सबसे पहला प्रयोग आता है रूपांतरीय सिद्धांत है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जिसको बोलेंगे। और याद रखो कि 1928 के अंदर जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक के जीवाणु के ऊपर किया था। और ये जीवाणु जो होता है ये एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है निमोनिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इसका क्या करवाया था? संवर्धन प्लेट के अंदर वृद्धि करवाई थी। मान लो ये संवर्धन प्लेट है, इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी डाल दिया, ये बहुत सारे और इनका क्या करवाया? संवर्धन करवाया। संवर्धन करवाने का मतलब है इनकी उत्पत्ति करवाई थी। इनकी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार के बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस का निर्माण हो गया था। तो यहाँ पर देखा गया कि इस प्लेट के अंदर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के प्रभेद प्राप्त हुए थे। देखो एक तो बिल्यू प्रकार के पेन से बनाए, एक ग्रेड से बनाए। तो ये मैंने भी यहाँ पर 2 प्रकार के बनाए। अब जो बिल्ली वाले थे इनको बोला एस स्ट्रेन, यानी कि चिकनी चमकीली कॉलोनी। इनकी जो सतह थी ना वो चिकनी चमकीली कॉलोनी थी, स्मूथ स्ट्रेन बोला गया था इनको। यानी कि इनकी सतह के चारों ओर क्या मिला था? हमें बहुसेकेराइड की एक संरचना मिलती है। आगे बात समझे तो इनको नाम दिया एस स्ट्रेन। ठीक है, और यही बहुसेकेराइड की जो संरचना बाहर की ओर मिल रही है ये वास्तविकता में कौन सा रोग फैला रही है? निमोनिया रोग फैला रही है। फिर इसके बाद में बात करते हैं जो रेड वाले थे, ये इनको नाम दिया था आर स्ट्रेन। क्या नाम दिया था? आर स्ट्रेन। अब ये जो आर स्ट्रेन दिया था ना ये कैसी थी? रुक्ष कॉलोनी थी। ठीक है ना, इसलिए इनको नाम दिया था आर स्ट्रेन। इनमें श्लेष्मा का कोई आवरण नहीं पाया जाता था, यानी कि इनके चारों ओर कोई श्लेष्मा का आवरण नहीं पाया जाता था, इसलिए ये कैसे थे? संक्रमण नहीं फैलाते थे, असंक्रमणकारी होते थे। आगे बात में ये रोग भी नहीं फैलाते, जबकि एस स्ट्रेन वाले क्या थे? रोग फैलाते, जबकि आर स्ट्रेन वाले क्या है? रोग नहीं फैलाते। अब इनके ऊपर प्रयोग किया था। देखो प्रयोग नंबर 1, इन प्रभेदों को चूहे में प्रवेश करवाया। किस में प्रवेश करवाया? चूहे में। सबसे पहले एस प्रभेद को चूहे में डाला, चूहा क्या हो गया? मर गया। चूहे में डालते क्या हो गया? चूहे के अंदर रोग उत्पन्न हुआ और चूहा क्या हो गया? मर गया। फिर आर प्रभेद लिया, फिर दूसरा चूहा लिया, उसके अंदर आर प्रभेद को डाला, चूहा क्या रहा? जीवित रहा। क्या रहा? जीवित रहा। यानी कि एस प्रभेद से तो चूहा मर रहा है और आर प्रभेद से चूहा क्या रहा? जीवित रहा। अब की बार फिर एस प्रभेद लिया और इस एस प्रभेद को क्या कर दिया था? इसको इसको कुछ तापमान देकर के इसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी कि इसको मृत घोषित कर दिया था। फिर चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा क्या रहा? जीवित रहा, यानी कि चूहे के ऊपर कोई असर नहीं रहा। ठीक है, अब क्या हुआ था? अब की बार ये एस प्रभेद जो ताप मर्त वाले एस प्रभेद ये लिए थे और इनको आर प्रभेद के साथ में, यानी कि ये तो मर्त थे और आर प्रभेद इन दोनों को मिक्स करके डाला, चूहे में डाला और चूहा क्या हो गया? मर गया। इससे ये पता चला, ग्रिफिथ को ये पता चला कि इस एस प्रभेद के पास में कोई ऐसा कारक है जो आर प्रभेद के पास में जा रहा है और आर प्रभेद को क्या कर रहा है? रूपांतरित कर रहा है। आगे बात समझ लें, तो एस प्रभेद में कोई रूपांतरित कारक है जो आर प्रभेद में प्रवेश करता है और उसे एस प्रभेद में बदल देता है। लेकिन समस्या क्या थी कि ये वैज्ञानिक ये नहीं बताए, जो ग्रिफिथ थे ना ये इस चीज को प्रकट नहीं कर पाए थे कि वो आर प्रभेद के अंदर कौन सा पदार्थ है, वो कौन सा कारक है जो एस प्रभेद से आ रहा है, यानी प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए, इसके बारे में नहीं पता लगा पाए थे। इसलिए ग्रिफिथ ने आनुवंशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बता पाए थे, इसलिए इनका सिद्धांत क्या हो गया था? खारिज हो गया था। ठीक है, आगे बात समझे। तो आज की क्लास में इतना ही है, क्योंकि कल की क्लास में और ज्यादा टॉपिक पढ़ेंगे। तो